हेलो दोस्तों। काइनेमेटिक्स की न्यूमेरिकल वाले पार्ट जो कि जेई मेंस पीवाईक्यू में आया हुआ है 2025 में, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है। आज हम बेसिकली काइनेमेटिक्स के वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि जेई पीवाईक्यू 2025 में आया हुआ है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बिलो। द एवरेज, अगर पहला ऑप्शन मतलब पहला ए पॉइंट को देखा, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। पहले चीज देखते हैं क्या ये सही है। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं 0 से लेकर 3 सेकंड तक, तो 3 सेकंड में सिंपली मैं पोजीशन को निकाल लेता हूं कि तीसरे सेकंड में अगर मैं पोजीशन को देखूं तो तीसरे सेकंड में पोजीशन जो हमारा है वो 5 मीटर है। तो मैं सिंपली 5 लिख देता हूं। और जो हमारा 0 सेकंड पर, क्योंकि 0 सेकंड पर जो पोजीशन है वो हमारा 0 मीटर है, तो मैं इसे 0 से माइनस कर देता हूँ। तो 5 - 0 और टाइम कितना है, 0 से 3, मतलब टोटल 3 सेकंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी 5/3 मीटर पर सेकंड निकल के आ रहा है। जबकि और यहाँ पे क्वेश्चंस पे कह रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये जो है वो रॉन्ग है। मैं इसे सिंपली रॉन्ग कह देता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन बी पर मूव करते हैं। मतलब ऑप्शन बी पर क्या कह रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0 मीटर पर सेकेंड। क्या 3 से 5वें सेकेंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है? 3। मैं सिंपली फिर से वही फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो यहाँ से अगर तीसरे सेकंड का पोजीशन देखें तो 5 है, और 5वें सेकंड का पोजीशन देखें तो वो भी 5 है। मतलब पोजीशन बदल नहीं रहा है। अगर पोजीशन बदल नहीं रहा तो सिंपली कह दें कि एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। आप यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि 5 - 5 जो होगा, अगर आप यहीं से निकालोगे फॉर्मूले से फिर से, तो ये 5 - 5 अपॉन टोटल टाइम कितना, 2 सेकंड, तो ये क्या 0 मीटर पर सेकंड आएगा। तो हम यहाँ से कह दें कि ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी पर। जो है सी क्या कह रहा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो हम यहाँ से कह दें कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ कह देता हूं मैं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो अगर कौन से टाइम पे बोल रहा है ये, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर स्लोप निकाल लेते हैं। अगर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप स्लोप निकालने जाओगे तो यहाँ से अगर स्लोप निकालू मैं, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यानी कि ये वाला कितना है, ये तो 5 हो जाएगा आपका, और ये कितना है 1। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूं तो हमारा जो वी इंस्टेंटेनियस आएगा, यहाँ से जो हमारा वी इंस्टेंटेनियस आएगा दैट इज इक्वल टू 5/1। तो ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी जो है हमारा वो करेक्ट है। तो मैं इसे करेक्ट कह रहा हूँ। अब हम आते हैं ऑप्शन डी पर, द एवरेज वेलोसिटी। फिर से वही एवरेज वेलोसिटी, मतलब ये वाली बातें। वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड आर इक्वल। क्या एवरेज वेलोसिटी 5 से 7 सेकंड तक, 5 से 7 सेकंड तक, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब मैं 7वें सेकंड पर पोजीशन देख लेता हूँ 0 है, 5वें सेकंड पर पोजीशन देख लेता हूँ 5 है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ ऑप्शन डी तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या निकल के आएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ। हमारा जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा तो ऑप्शन डी केस में वो हमारा कितना आएगा, आई मीन 7वें सेकंड पर जो हमारा पोजीशन है वो हमारा 0 है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। 0 माइनस 5वें सेकंड पर हमारा पोजीशन क्या है, 5वें सेकंड पर हमारा पोजीशन 5 मीटर है। तो मैं यहाँ पे 5 से माइनस कर रहा हूँ, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 7 यानी कि 2 सेकंड, अपॉन में 2 कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो निकल के आएगा यहाँ से, ये 5/2 मीटर पर सेकंड निकल के आया, 5/2 मीटर पर सेकंड। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूं मैं 6.5 सेकंड, मतलब 6 और 7, यानी कि ये स्लोप देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो 6 से लेकर 7 सेकंड तक कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ से मैं स्लोप निकालता हूँ। अगर मैं यहाँ से अगर स्लोप निकालूं तो ये स्लोप जो आएगा हमारा, यहाँ से अगर स्लोप निकालूं तो ये स्लोप आएगा हमारा, इस वाले का स्लोप निकालते हैं तो ये हमारा कितना टोटल, इस वाले का स्लोप निकालूंगा तो ये 10 और अपन 1, यानी कि हमारा कितना स्लोप हो जाएगा, 10/1। दैट मीन्स
10/1 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे वो बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तब इसमें ऐसा बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी तो हमारा 5/2 आया है, एवरेज वेलोसिटी 5/2 और हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आया है वो 10 मीटर पर सेकंड आया। इसका मतलब जो हमारा ये ऑप्शन है वो गलत है। मैं सिंपली कह देता हूँ कि हमारा गलत ऑप्शन हो गया। ऑप्शन ई पर आते हैं। ऑप्शन ई ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड इज 0। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, यानी कि हमारा 9वें सेकंड पर हमारा क्या पोजीशन है, हमारा 9वें सेकंड पर पोजीशन 0 है, ठीक है, और हमारा 0 सेकंड पर भी पोजीशन 0 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा 0 - 0 अपॉन टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ये 0 सेकंड कह रहा है? हाँ ये कह रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन सही है तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन बी, सी और ई सही हो गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी है, बी सी ई, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखें ध्यान से। तो ये कह रहा है कि द पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिकली यहाँ पे एक्स होगा बेसिकली, है ना, ये एक्स है, आप इसे एक्स समझो। ये एक्स वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू सी नॉट इतना इतना इतना, वेयर सी नॉट एंड सी आर कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू सी नॉट टी स्क्वायर -2 प्लस सी टाइम्स ऑफ टी -2 का होल स्क्वायर। और हमें ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, और मुझे वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या कह दें कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पर हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो दैट वुड बी इक्वल टू dx/dt, है ना। अब इसे यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी नॉट, उसके बाद ये हमारा बन जाएगा हाँ 2t राइट। उसके बाद यहाँ से इसे करते हैं तो यहाँ पे ये 2c बन जाएगा, और ये हमारा t 2c t - 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि t का डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास ये बना। अब यहाँ से अगर देखूँ मैं, हाँ, तो यहाँ से v जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 2c0t, ठीक है, प्लस में 2c t - 2, ये हमारा निकल के आया यहाँ से। अब यहाँ से ऐसा करता हूँ मैं, क्या करूँ यहाँ से मैं, चलो ठीक है, हाँ इसे रहने देते हैं। हमारा वेलोसिटी निकल चुका है। अब यहाँ से अगर मैं क्योंकि ऑप्शन देखोगे ना तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन को निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर वेलोसिटी को जो है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा हमारा dv/dt आएगा, क्या dv/dt। अब यहाँ से वेलोसिटी को मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 2c0 हो जाएगा ये, और ये प्लस में 2c बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एक्सेलरेशन आया दैट इज इक्वल टू 2c0 प्लस में 2c, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन 2 को कॉमन ले लूँ तो हमारा c0 प्लस c आ जाएगा, c0 प्लस c, ठीक है। इसका मतलब हम कह दें कि हमारा ये एक्सेलरेशन निकल के आया। अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ c प्लस c0, मतलब सही बात कह रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c0, गलत बात है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c, ये भी गलत बात है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का कहने का मतलब है t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी। हमारा वेलोसिटी क्या निकल के आया था, हमारा वेलोसिटी जो था ये था। अब अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तो मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर निकाल लेता हूं। तो मेरा वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन था, हमारा था 2c0 t प्लस में 2c टाइम्स ऑफ t-2, ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था। तो t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा ना तो ये हमारा वेलोसिटी जो निकल के आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 0 निकल के आएगा हमारा, है ना, क्योंकि ये 2c0, तो अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो ये 0 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c, मतलब ये गलत है
है ना, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ c प्लस सी नॉट। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ c प्लस सी नॉट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अगर मैं पहला ऑप्शन को देखूं तो ये फेज, मैं अगर ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से y जो हमारा फाई हो जाएगा, हम स्लोप को मान लेते हैं k है, ठीक है, और हमारा एक्स एक्सिस में टाइम दे रखा तो ये के टी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसे ये 1D मोशन हो सकता है। मतलब पहला ऑप्शन तो पॉसिबल है। अब अगर सेकेंड ऑप्शन देखें तो सेकेंड ऑप्शन के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिखूँ कि वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन भी जो है 1D मोशन कर सकता है। अब अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं तो सी ऑप्शन को देखने पर आप देखोगे तो टाइम जो है वो कम हो, मतलब टाइम जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर मैं ऑप्शन डी पर जाऊं तो ऑप्शन डी बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ऑप्शन डी अगर देखोगे तो डिस्टेंस जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन ए पॉसिबल, ऑप्शन बी पॉसिबल और ऑप्शन डी पॉसिबल। ऑप्शन ए बी और डी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बी एंड डी ओनली, राइट। सी पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि सी जो है वो टाइम नेगेटिव दे रखा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये टाइम जो है नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मुझे बताना है कि 0 से लेकर 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमें एरिया देता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें जो देता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ग्राफ का एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या सिंपली हम एरिया निकालने का, क्योंकि हमें एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से एरिया निकालने की कोशिश करते हैं 0 से लेकर 4 सेकंड तक। अगर मैं 0 से लेकर 4 सेकंड तक निकालूं तो ये कहीं ना कहीं एक टाइप का ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ट्रेपेजियम का सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, फटाक से आंसर निकालते हैं। तो हमारा जो एरिया होगा वही डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, वो होता है फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो उसमें पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है। तो पैरेलल साइड का सम, यानी कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ 2 हो जाएगा, इसका लेंथ 4 हो जाएगा। तो क्या कहते हैं 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट कितना है, हाइट जो हमारा ये है ये टोटल, यानी कि 10 है हाइट हमारा, तो मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ से अगर एरिया निकालोगे तो ये एरिया कितना, ये एरिया ही जो है हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। और क्योंकि ये अगर देखोगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ से जो एरिया आएगा, तो एरिया जो आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा क्या, यानी कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था तो वही 30 मीटर हो जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर ध्यान से देखें तो मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकेंड इज डैश किलोमीटर। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अब यहाँ से मैं एरिया निकाल लेता हूँ। अब अगर मैं एरिया निकालने के लिए जाऊँ उस फिगर में तो मुझे कहाँ 30.5, तो 30.5 कहीं आसपास इधर आएगा मान लेते हैं। तो मुझे इसका पूरे का एरिया निकालना है ना, इसका पूरे का एरिया निकालना है। अब यहाँ से एरिया निकालना है तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं एक पार्ट 1 मान लेता हूँ और इसके वाले को पार्ट 2 मान लेता हूँ, मुझे आसानी होगी एरिया निकालने में यहाँ से।
तो मैं एरिया निकालूंगा, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 में से A1 कह रहा हूँ प्लस में A2 कह रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि ये हम मान रहे हैं ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है। मैं थोड़ा सा से अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। 30.5 मेरा कहीं आसपास इधर मान लेते हैं, है ना। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, मैं पहले A2 निकाल लेता हूँ। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है टोटल A2, तो A2 को अगर मैं कहूँ तो यहाँ से जो हमारा A2 होगा दैट वुड बी इक्वल टू, अगर 30.5 तक है तो ये 2 है, तो 30.5, ये 30.5 तक है दोस्तों, और ये हमारा 2 है यहाँ पे, तो ये क्या 28 हो जाएगा, क्या 28.5 हो जाएगा इनफैक्ट। और ये कितना है 400। तो मतलब अगर ये बेसिकली रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, राइट। तो यहाँ से 400 गुना 28 पॉइंट मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 28.5 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 28.5। यहाँ से देखते हैं इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, 34 और 3, ये हमारा 11 आ जाएगा। और यहाँ से एक जीरो पुट करते हैं, 00, और हमारा एक क्योंकि डेसिमल है यहाँ पे, तो डेसिमल से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ये हमारा जीरो खत्म, सॉरी, हमारा ये जहाँ से निकला ओके ठीक है, यहाँ से डबल जीरो आएगा ना, तो ये डबल जीरो और डेसिमल से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारा 11,400 मीटर आ गया यहाँ से। अब ऑप्शन में अगर देखें तो मुझे आंसर किलोमीटर में देने के लिए बोला गया है, तो क्या मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं, जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 11.4 किलोमीटर बनेगा क्या, है ना। यानी कि A2 का एरिया निकाल लिया है हमने। अब यहाँ से A1 का एरिया निकालते हैं। जब मैं A1 का एरिया निकालने जाऊंगा तो क्या यहाँ से एरिया अगर मैं A1 का निकालूं तो A1 का सिंपल, ये भी ट्रेपेजियम बन रहा है तो ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यानी हाफ अपॉन, सॉरी हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या क्या है इसमें, एक तो पैरेलल साइड हमारा ये है और एक पैरेलल साइड हमारा ये है, तो यानी कि 200 प्लस ये 400 हो जाएगा क्या, यानी कि 200 प्लस 400 में लिख देता हूँ दोस्तों, 200 प्लस 400 और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितना है हमारा, हाइट हो जाएगा हमारा ये, हाइट 2 हो जाएगा क्या, मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारा A1 निकल के आया है वो 600 मीटर निकल के आया है, ठीक है, 600 मीटर, और पहले था 11,400 मीटर। अब अगर मैं दोनों एरिया को सम कर दूं तो टोटल एरिया हमारा कितना निकल के आएगा, टोटल एरिया जो होगा हमारा वो होगा 11,400 मीटर, और दूसरा जो एरिया जो है वो हमारा 600 है। यहाँ से कितना होगा टोटल, ये 12,000 मीटर निकल के आया। लेकिन मुझे क्वेश्चन में आंसर किलोमीटर में कहने के लिए बोला गया, तो क्या मैं कह दूं कि 12,000 मीटर जो है वो 12 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अच्छा, हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 5 क्वेश्चन थे, अब हम मोशन इन प्लेन पे मूव कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस 2025 के ही हैं। हम ऑप्शन सॉरी पहला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू बॉल्स विथ सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड एट different angles in such a way that the maximum height reached by the first ball is 8 times higher than that of the second ball. T1 and T2 are the total flying times of first and second ball respectively within the ratio of T1 and T2। मतलब क्वेश्चंस में कह रहा है कि दो बॉल को फेंका जा रहा है जिसका मास सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बट प्रोजेक्शन एंगल जो है वो डिफरेंट है ना। अब उसके बाद बोल रहा है कि पहला वाला बॉल जो है वो 8 गुना ज्यादा मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है एज कम्पेयर टू द सेकेंड बॉल, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताओ पहला बॉल का और दूसरा बॉल का। तो मुझे लगता है इसमें डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से हम सिंपल कह देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एच मैक्स जो है, एच मैक्स यानी कि रीच बाय द फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स हाइयर, मतलब दूसरे बॉल से 8 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊं तो एच मैक्स ऑफ पहला बॉल इज 8 टाइम्स ऑफ एच मैक्स ऑफ दूसरा बॉल, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ से दोनों बॉल के इनिशियल वेलोसिटी सेम दे रखा है क्वेश्चन में। अब इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो एच मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, और डिफरेंट एंगल है तो मैं एक पहले वाले का साइन मतलब थीटा 1 मान लेता हूँ, तो ये कितना साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 2g बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 2g, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 2g इज इक्वल टू, ये हमारा कितना बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में 2g बनेगा यहाँ से,
ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो ये चीज़ बन के आएगी हमारे यहाँ मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि 8 टाइम्स है तो मैं 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल। तो यहाँ से जो हमारा बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 इज 8 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 2, 8 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 2 को आरएचएस से एलएचएस में ले जाते हैं तो हमारा ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू हमारा 8 निकल गया यहाँ से। तो अगर मैं इसका साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये हमारा आएगा 2√2। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हमें क्वेश्चंस में जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर मैं रेशियो निकालूं तो यहाँ से कह दें कि T1 का जो फॉर्मूला होता है वो 2u साइन थीटा, क्योंकि T1 है तो मैं थीटा 1 कह रहा हूँ, 2u साइन थीटा 1 अपॉन में g हो जाएगा। और जो अगर मैं T1 अपॉन T2 निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय g अपॉन में 2u साइन थीटा 2। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो मैं बार बार यू ही कह रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, T1 अपॉन T2 जो है वो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 हो जाएगा। क्या, साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2। और यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों हमने साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है। तो हम यहाँ से कह दें क्या, जो हमारा T1 और T2 होगा रेशियो हो जाएगा वो 2√2:1 हो जाएगा। क्या, यानी कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, आई गेस ऑप्शन 2√2:1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है a helicopter flying horizontally with a speed of 360 km per hour at an altitude of 2 km drops an object at an instant. The object hits the ground at a point O 20 second after it is dropped. Displacement of O point from the position of helicopter where the object was released is. एक्सेलरेशन आपको ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला गया और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने के लिए बोला गया है। मैं यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे 2 किलोमीटर एल्टीट्यूड वाला जगह है। चलो मैं यहाँ से ये 2 किलोमीटर, ये माने कुछ 200, अरे ये हमने 2 किलोमीटर एल्टीट्यूड वाला जगह बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर से एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, ये हमारा 2 किलोमीटर है बेसिकली। ठीक है, मैं इसे 2 किलोमीटर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा 2 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से एक एरोप्लेन गुजर रही है, मैं एरोप्लेन भी बना देता हूँ। ठीक है, और एरोप्लेन का जो स्पीड है वो 360 किलोमीटर पर आवर है, 360 किलोमीटर पर आवर है। मैं इसे किलोमीटर पर आवर में रहने देता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन जो सारे वो किलोमीटर में ही है, तो इससे मैं किलोमीटर ही रहने देता हूँ। अब बात ऐसी है कि इस एरोप्लेन से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करी जाती है और आपको पता है कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी मोशन में है और उस बॉडी से किसी अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो जो बॉडी का आई मीन स्पीड होगा वही ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा। तो जो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है इस एरोप्लेन से, उस ऑब्जेक्ट का भी स्पीड क्या एरोप्लेन की स्पीड के बराबर होगी। तो मैं मान रहा हूँ कि इसको ही मैं खुद ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो 360 किलोमीटर पर आवर मतलब वर्टिकल इसका जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर। अब अगर क्वेश्चन में आगे देखें तो ये बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट और 20 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप। मतलब अगर मैं यहाँ से अब ड्रॉप करूंगा तो अगर मैं ड्रॉप करना थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूँ और इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आसानी हो। मैं इसे यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो इसका कुछ अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसा होगा क्या इसका ट्रेजेक्ट्री, मैं ट्रेजेक्ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ट्रेजेक्ट्री ऐसा हो जाएगा हमारा, क्या ये हमारा ट्रेजेक्ट्री हो गया और ये पॉइंट ओ पर हिट कर रहा है। अगर ये पॉइंट ओ पर हिट कर रहा है मैं कह देता हूँ कि हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। अब उसके बाद सवाल में कह रहा है कि ये 20 सेकंड के बाद हिट कर रहा है, 20 सेकंड के बाद हिट कर रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन में अगर 20 सेकंड नहीं भी देता ना तो हम 20 सेकंड निकाल लेते कि हाँ ये 20 सेकंड के बाद ही निकल रहा है। कैसे, मतलब हिट कर रहा है कैसे, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है टाइम का, दैट इज इक्वल टू 2h/g। देखना यहाँ से भी बीसी आएगा, 2h स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। यहाँ से टाइम अगर मैं निकालूं देखना 20 सेकंड ही आएगा। आप ध्यान से देखना, 2 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 2 किलोमीटर, इस समय मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या 2000 हो जाएगा क्या, अपॉन में जी को मैं 10 ले रहा हूँ। अब यहाँ से इसका टाइम निकालो
तो ये कितना आ जाएगा, क्या ये 20 सेकेंड ही आ रहा है क्या? अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी देता ना तो हम निकाल सकते थे इजिली, बट इसका भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई फायदा नहीं है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलो, यहाँ से मुझे क्वेश्चन में टाइम दे रखा है ऑलरेडी, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब यहाँ से देखें तो मुझे बोल रहा है अब कि क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज। ठीक है, मुझे अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये फाइनल पॉइंट हो गया हमारा और ये इनिशियल पॉइंट, तो मतलब मुझे बेसिकली ये वाला डिस्टेंस मतलब ये निकालना है, इसका वैल्यू यही डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा। तो इसके निकालने के लिए क्या मुझे ये पता करना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा, ये मुझे ऑलरेडी पता करना है, मुझे ऑलरेडी पता है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। अब हमारा मकसद ये है कि इसका मैं वैल्यू पता कर लूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या मैं कह दूं कि ये जो हमारा है टोटल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन एक्स एक्सिस, तो इसे मैं एक्स एक्स कह रहा हूँ। ठीक है, अब एस एक्स कह रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या मैं सिंपली कह दूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से एस एक्स जो हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है हमारा, स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 360 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं 360 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 20 सेकेंड है। तो 20 सेकेंड ऐसे मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 3600 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3600 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से जो हमारा एस एक्स निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्स और ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना, वो भी हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एस एक्स निकल के आया ये भी हमारा 2 किलोमीटर निकल के आया। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द पोजिशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वॉज रिलीज। अब मुझे बेसिकली ये वाला पॉइंट निकालना है। अब अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मुझे जो है ये वाला मुझे पता है और ये पता है, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम के लगाकर मैं फटाक से इसका आंसर निकाल लूँ क्या? तो इसका मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, यहाँ से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू, अरे तो यहाँ से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा दोस्तों दैट इज इक्वल टू 4 + 4 ना, तो क्या मैं इसे √8 कह दूं? तो √8 को मैं क्या 2√2 किलोमीटर भी कह सकता हूँ क्या? तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 2√2 किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सवाल में समझ आएगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है सवाल। सवाल में बस इतना कहना चाह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर से जो है एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप की जा रही है, तो जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वो हेलीकॉप्टर की स्पीड के बराबर होगा। हेलीकॉप्टर का स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्जेक्ट का भी स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर होगा। अब ये बोल रहा है कि जिस पॉइंट पर वो ग्राउंड को हिट करेगा उस पॉइंट का और जहां से ये ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या करा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो मैंने सिंपली जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दिया और हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया। और ये डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दिया गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फटाक से निकाल लिया। ये क्वेश्चन था बेसिकली। अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ, two projectiles are fired from ground with same initial speed from same point at an angle of 45 plus alpha and 45 minus alpha with horizontal direction। ध्यान देने वाली horizontal direction। The ratio of their time of flight is। मुझे time of flight का रेशियो निकालना है। ठीक है, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखूँ ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो ये फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी होता है, जहाँ पे u वेलोसिटी होता है 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, u sin थीटा यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ से कह दूं कि दोनों का, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियल स्पीड सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट एंगल है, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया। और पहले वाले केस में जो एंगल है वो 45 प्लस एल्फा है, दूसरे वाले केस में 45 माइनस एल्फा है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो निकल आएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो यहाँ से कह दें कि T1/T2 जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होगा, T1/T2 इज इक्वल टू
हमारा ये साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 हो जाएगा क्या, साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से T1 अपॉन T2 साइन थीटा 1, यानी कि थीटा 1 कितना हमारा 45 प्लस अल्फा कह दूं क्या, तो T1 अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू साइन 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा, और हमारा थीटा 2 कितना है 45 माइनस अल्फा। तो मैं यहाँ से साइन 45 माइनस अल्फा कह देता हूँ, साइन 45 माइनस अल्फा। अब आपको पता है कि अगर एक आपने ये फॉर्मूला देखा हो कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये साइन ए कॉस बी, ये तो पता होगा आपको, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वही चीज़ ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ से T1 अपॉन T2 जो हमारा बनेगा, T1 अपॉन T2 दैट वुड बी इक्वल टू ये साइन 45, तो साइन 45 और ये कॉस अल्फा हो जाएगा क्या, कॉस अल्फा, फिर प्लस कॉस 45, कॉस 45 और साइन अल्फा बनेगा हमारा ये, अपॉन में हमारा क्या बनेगा, ये अपॉन में हमारा साइन 45 कॉस अल्फा, साइन 45। यहाँ पे देखो माइनस है तो सिंपली अगर ये माइनस है यहाँ पे ना तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ साइन 45 कॉस अल्फा माइनस में कॉस 45 साइन अल्फा, ये हमारा बन गया यहाँ से। अब यहाँ से T1 अपॉन T2 निकालता हूँ, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू साइन 45 कितना हो जाएगा हमारा, साइन 45 हमारा 1/√2 हो जाएगा, तो मैं 1/√2 कॉस अल्फा कॉस 45 भी हमारा 1/√2 और ये साइन अल्फा रह जाएगा। ठीक है, फिर अपॉन में देखते हैं हमारा अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में देखें तो यहाँ से साइन 45 फिर से वही 1/√2, उसके बाद ये कॉस अल्फा 1/√2 कॉस अल्फा, और ये माइनस में 1/√2 कॉस 45 का वैल्यू और ये साइन अल्फा बन जाएगा। अब यहाँ से करते हैं, मैं 1/√2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 1/√2 को कॉमन ले लूंगा तो हमारा यहाँ से बनेगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/√2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, अपॉन में ये हमारा हो जाएगा फिर से 1/√2, नीचे से भी कॉमन लेता हूँ तो 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ से 1/√2 कैंसिल, तो 1/√2 और 1/√2 कैंसिल करने के बाद मैं कह दूं कि T1 और T2 का रेशियो जो हो जाएगा हमारा, T1 अपॉन T2 का जो रेशियो हो जाएगा हमारा दैट इज कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आंसर देखोगे तो आंसर कहीं ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब साइन अल्फा और कॉस अल्फा के फॉर्म में आंसर नहीं है, टेन अल्फा और साइन अल्फा के फॉर्म में आंसर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा मैं जगह निकालता हूँ, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ एक चीज, मैं इसको यहाँ पे लग देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखूं तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आप यहाँ से कॉस अल्फा को कॉमन ले लो। अगर मैं कॉस अल्फा को कॉमन ले लूंगा ना तो यहाँ से ऊपर से भी कॉस अल्फा को कॉमन लेते हैं, नीचे से भी कॉस अल्फा को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने पे हमारा ये बनेगा, अगर मैं यहाँ से कॉस अल्फा को कॉमन ले लूँ दोस्तों तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये प्लस में साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा हो जाएगा क्या, मैं सिंपली टेन अल्फा लिख दूँ, तो मैंने टेन अल्फा लिख दिया, अपॉन में फिर से मैं नीचे से भी कॉस अल्फा कॉमन लेता हूँ, तो नीचे से अगर मैं कॉस अल्फा कॉमन ले लूँ तो ये हमारा बनेगा फिर से 1 माइनस में साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, क्या ये टेन अल्फा हो जाएगा क्या, माइनस में टेन अल्फा। ठीक है, और यहाँ से कॉस अल्फा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो T1 और T2 का रेशियो हो गया, मैं थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा T1 और T2 का रेशियो हो गया, T1 और T2 का जो रेशियो हो गया क्या हो गया, ये हमारा 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कॉस अल्फा को कैंसिल कर दो आप, तो 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a particle is projected with velocity u so that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it. The horizontal range of the particle is given as nu square upon 25g where value of n is, और आपको given g is the acceleration due to gravity। ठीक है,
अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यूज सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब मुझे डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा इक्वेशन वाला सवाल है, फटाफट इक्वेशन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, मैं से हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से शो कर रहा हूँ, इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, इज 3 टाइम्स द एच मैक्स, ये हमें सवाल में कह रहा है, ठीक है। और यू से फेंका जाए तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं सिंपली अब फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, यानी कि एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाएगा यहाँ से, ठीक है क्या। अब यहाँ से देखें तो ये हमारा यू स्क्वायर कैंसल आउट, यू स्क्वायर कैंसल आउट, जी कैंसल आउट, जी कैंसल आउट, तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हमारा 2 बचेगा, क्या हमारा अपॉन में ये 2 बचेगा, अरे अपॉन में 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन 2 थीटा को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करूंगा तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 बनेगा ये। अब यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा को कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक यहाँ से खत्म, तो 2 कॉस थीटा, ये हमारा यहाँ से बनेगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा अपॉन 2, 3 साइन थीटा अपॉन 2, 3 साइन थीटा अपॉन में 2। तो यहां से अगर मैं देखूं फिर से तो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 को नीचे ले जाओ, तुम्हारा क्या ये 4/3 हो गया क्या। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 4/3, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं टेन थीटा लिख दूं, तो मैंने लिख दिया कि टेन थीटा जो हमारा है वो 4/3 है। और टेन थीटा 4/3 कब होता है, टेन थीटा 4/3 कब होता है, जब थीटा जो है वो 53 डिग्री होता है, तो टेन 53 लिख दिया। तो यहाँ से कहते हैं कि थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया है। अब क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा था कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज गिवन है, ठीक है। फिर से मैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, और थीटा मुझे क्वेश्चंस में ऑलरेडी निकाल रखा है, मतलब मैंने निकाल रखा है, वो कितना है 53 डिग्री आया। अब यहाँ से देखोगे ना तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 106 बन जाएगा, और हमें 106 का वैल्यू नहीं है, तो बेटर ये है कि हम जो है यहाँ से साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर दें। अगर मैं साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करूँ तो यहाँ से जो रेंज निकल के आएगा हमारा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी निकल के आएगा, क्या हमारा यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। तो यहाँ से अब जो रेंज का निकल के आएगा दैट इज यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा यानी कि साइन 53 को मैं कह रहा हूँ 4/5 नीचे 5 चले जाएगा, और फिर कॉस 53 कितना 3/5, ये हमारा ये बन के आया, और मल्टीप्लाई बाय जी हो जाएगा क्या। तो यहाँ से रेंज का जो हमारा निकल के आया है, रेंज इज इक्वल टू हमारा ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों ये 4 3 12 और 12 2 24 यू स्क्वायर 24 यू स्क्वायर, और नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बची है, यानी 25 निकल के आएगा, यानी यहाँ से जो हमारा रेंज निकल के आया दैट इज इक्वल टू 24 यू स्क्वायर अपॉन में 25 जी। और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था एन यू स्क्वायर, यानी कि मैं एन यू स्क्वायर अपॉन में 25 जी इज इक्वल टू 24 यू स्क्वायर अपॉन में 25 जी। अब यहाँ से कंपेयर खेल लेते हैं, तो यहाँ से क्या कहते हैं कि जो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा वो 24 हो जाएगा, क्या कौन सा ऑप्शन सही है 24, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी 24 इज करेक्ट, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस इज फाई एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल इज hm, हियर hm एज अ फंक्शन ऑफ फाई, यहाँ पे फाई मिसिंग है, फंक्शन ऑफ फाई है ना, यहाँ पे फाई मिसिंग है, फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इस क्वेश्चन को देखें तो मुझे ये बेसिकली ग्राफ बनाना है मैक्सिमम हाइट और फाई, जो कि फाई जो है वर्टिकल एक्सिस, ध्यान देने वाली बात है ये वर्टिकल एक्सिस से फाई है। तो ऐसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो फॉर्मूला होता है ना हमारा एच मैक्स का, अगर आप फॉर्मूले को देखोगे एच मैक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है
ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है जब एंगल गिवन हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, है ना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नहीं, हमें क्वेश्चन में वर्टिकल एक्सिस से दे रखा है। अगर ये वर्टिकल एक्सिस से है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, चलो मैंने ये बना दिया, और मैंने बोल रहा है कि कुछ थ्रो किया ऐसा। अगर ये थीटा वर्टिकल से दे रखा था, थीटा नहीं फाई दे रखा है, फाई, तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाइव हो जाएगा, क्या 90 माइनस फाइव, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ फिर से फॉर्मूले पे, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कि हमारा जो अब जो थीटा का वैल्यू होगा ना वो 90 माइनस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा के वैल्यू मैं पुट करता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव अपॉन में यू स्क्वायर, अरे भाई ये उल्टा है, मैंने यहाँ पे 2g होगा ना फॉर्मूले में, है ना, अपॉन में 2g हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे ना, साइन स्क्वायर 90 माइनस फाइव, तुम्हारा ये कॉस स्क्वायर फाइव बन गया, कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन में 2g हो गया क्या। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस क्वेश्चन के लिए। अब क्या बोल रहा है कि आप मुझे मैक्सिमम हाइट और फाई का ग्राफ बन के दिखाओ। ठीक है, अब अगर देखोगे ग्राफ में तो बोल रहा है कि अगर इस जगह को समझोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट जीरो है, यहाँ पर 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पर हाइट मैक्सिमम है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री पर हाइट मैक्सिमम है। तो अगर मैं फाई की वैल्यू 90 पुट करूँ ना, तो एच मैक्स हमारा यहाँ से अगर आप पुट करो, मैं कॉस 90 कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 हमारा जीरो हो गया। ठीक है, अब अगर cos 90 जीरो, और अगर cos जीरो कितना होता है, हमारा cos जीरो 1 होता है, यानी कि 0 डिग्री पर मैक्सिमम, देखो अगर आप ध्यान से, अगर मैं बोलूँ यहाँ से जो हमारा एच मैक्स है, तो एच मैक्स तब मैक्सिमम होगा जब हमारा cos स्क्वायर फाइव मैक्सिमम होगा, है ना, cos स्क्वायर फाइव जब मैक्सिमम होगा। और cos का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 1 पे होता है। अब 1 कब होगा, जब हमारा फाइव 0 डिग्री, यानी कि ये है इस क्वेश्चन में हमारा एच मैक्स तब होगा जब हमारा फाइव 0 होगा, एच मैक्स तब होगा जब फाइव 0 डिग्री होगा। ठीक है, और एच मैक्स हमारा जीरो तब होगा जब हमारा फाइव 90 डिग्री होगा, एच मैक्स इज इक्वल टू जीरो तब जब हमारा फाइव 90 डिग्री होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं ग्राफ को कि 0 डिग्री पर हमारा एच मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा जो है दो ही ऑप्शन में हो रहा है, एक तो ये बी पे हो रहा है और एक यहाँ पे डी पे हो रहा है। और हमारा एच मैक्स जीरो होगा जब फाइव 90, तो 90 पर जो है हमारा एच मैक्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 90 पर क्या ये जीरो है क्या, यानी कि हम ऑप्शन डी कह देंगे, यहाँ पे जो है जीरो नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा एच मैक्स जो है तब होगा जब हमारा 0 डिग्री होगा। एच मैक्स मैं यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जब हमारा मैक्सिमम हाइट पर तब होगा पार्टिकल जब हमारा 0 डिग्री होगा फाइव, और हमारा एच मैक्स जीरो इक्वल टू जीरो तब होगा जब हमारा फाइव 90 डिग्री। आप देख सकते हो 0 डिग्री पर एच मैक्स है, 90 डिग्री पर हमारा जो है वो एच मैक्स जीरो है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो ये कह रहा है कि अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। इफ अ बोट कैपेबल ऑफ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, क्रॉसेस द रिवर इन हाफ अ मिनट while moving with a maximum speed at an angle of 150 डिग्री to direction of river flow, then the width of the river is। मुझे रिवर का width बताना है। मैं यहाँ से डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैंने रिवर बना दिया, ये मैंने रिवर बना दिया। अब रिवर में बना दिया, उसके बाद बोल रहा है कि एक बोट जो है वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो जो उसके बाद ये 27 किलोमीटर पर आवर से जो चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो ऐसा कह रहा है कि वो 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन से 150, क्या ये 90 हो जाएगा हमारा, और ये 150 कुछ ऐसा होगा। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये 150 जो होगा हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और ये कितना से चल रहा है, स्पीड क्या है बोट का, 27 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं यहाँ से सिंपली कह देता हूँ कि जो बोट का स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ये रिवर के फ्लो के 150 डिग्री है, तो अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसे कह देता हूँ कि हमारा ये एंगल 60 हो गया, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है और हमारा रिवर का स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। अगर इस रिवर का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, अब मैं ऐसा करता हूँ ये 27 किलोमीटर पर आवर को जो है कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ, तो हमारा जो इधर कंपोनेंट हो जाएगा, है ना,
इस साइड जो हमारा कॉम्पोनेंट होगा, इधर जो हमारा कॉम्पोनेंट निकल के आएगा दैट इज 27 sin 60, 27 sin 60 डिग्री। और इधर जो हमारा कॉम्पोनेंट निकल के आएगा ऊपर की तरफ, वो हमारा निकल के आएगा 27 cos 60, 27 cos 60। और ये कितना निकल के 27 cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी कि ये 27/2 किलोमीटर पर आवर निकल के आया वर्टिकल में। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है कि विड्थ बताओ, तो विड्थ रिवर का, और मुझे बोला है कि ये रिवर को हाफ अ मिनट में कवर करता है। अगर ये हाफ अ मिनट में कवर करता है तो मुझे डिस्टेंस, बेसिकली मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं कह दूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इधर कितना है 27/2 है, और मुझे टाइम दे रखा है, तो टाइम कितना है, हाफ अ मिनट है। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ सिंपल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हमारा स्पीड कितना है 27/2 है, 27/2। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 27/2 और टाइम कितना, हाफ अ मिनट। मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं जब 60 से डिवाइड करूँगा तो ये 1/60 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये किलोमीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन में देखोगे आप मीटर में दे रखा है, तो मीटर में दे रखा है तो ऐसे करता हूँ मैं यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मीटर में आएगा आंसर जो भी आएगा हमारा। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, और ये 4 जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो 250 हो जाएगा। तो अब जो हमारा निकल के आया 27/60 इंटू 250, है ना। यहाँ से हम 10 कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हमारा जो बनेगा अब 27/6, 27/6 को मैं लिख दूं क्या 9/2, 9/2 अपॉन में 25। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हमारा निकल के आएगा 9 5 जा 45, और ये 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2 दैट वुड बी इक्वल टू 112.5, यानी कि 112.5 मीटर आया। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन से मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल्स are fired with same initial speed from same point on ground at an angle of 45 minus alpha and 45 plus alpha respectively with the horizontal direction. The ratio of their maximum height attained का इस तरफ का सवाल एक ऑलरेडी था जो मैंने बताया था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होता है। सिमिलरली वैसी टाइप का सवाल है, तो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मुझे मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा एच मैक्स का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है क्या। अब अगर मुझे मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है, सेम इनिशियल स्पीड बोला गया है, तो यहाँ से अगर मैं एच मैक्स का देखूँ तो एच मैक्स किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। तो एच मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे एच मैक्स का रेशियो निकालना है, तो मैं एच मैक्स पहले को 1 कर देता हूँ, यानी कि एच मैक्स 1 अपॉन में एच मैक्स 2 अपॉन में एच मैक्स 2 का जो रेशियो होगा ना, वो साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 के, साइन स्क्वायर थीटा 2 के रेशियो के बराबर होगा। अब थीटा 1 कितना है, थीटा 1 जो हमारा है 45 माइनस एल्फा है, और थीटा 2 कितना है 45 प्लस एल्फा है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। मैं एच मैक्स 1 को सिंपली H1 कह रहा हूँ, एच मैक्स 2 को मैं H2 कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर 45 माइनस एल्फा, 45 माइनस अल्फा अपॉन में ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। अब यहाँ से फटाफट बाकी सब मैथ्स ही है। अब यहाँ से H1 अपॉन H2 करूंगा तो ये H1 अपॉन H2 ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कि साइन, फिर से वही फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, साइन ए प्लस बी, और स्क्वायर को हम बाहर ले जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा साइन 45, साइन 45 कॉस एल्फा, वही वाला फॉर्मुला जो मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम ऑफ फ्लाइट इस वाले क्वेश्चन में कौन सा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन में जो मैंने ये वाला फॉर्मुला अप्लाई किया ना, सेम फॉर्मुला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ, आइए साइन 45 कॉस अल्फा, और ये माइनस में कॉस 45, माइनस में कॉस 45 साइन अल्फा। ठीक है, अपॉन में ये क्योंकि स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर भी लगा देता हूँ, मैंने स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ से क्या बनेगा, ये साइन 45
कॉस अल्फा प्लस में ये हमारा बनेगा कॉस 45 साइन अल्फा, कॉस 45 साइन अल्फा दोस्तों, और इस पर भी मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा H1/H2 जो निकल के आएगा, अब अगर आप सॉल्व करोगे ना तो फिर से वही चीजें आएंगी, साइन 45 1/√2 1/√2 कॉमन लो, फटाफट कट कट करो तो कॉमन में कितना जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। मैं सिंपली थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, ये कॉस अल्फा और ये हमारा इधर क्या बचेगा, साइन अल्फा बचेगा, है ना, इसका स्क्वायर, और इधर अपॉन में आप वो प्रोसेस कर लेना, वो प्रोसेस बहुत इजी, जो मैंने उस वाले क्वेश्चन बताया था ना, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। मैं थोड़ा जगह भी कम है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से हमारा क्या बचेगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस में साइन, सॉरी ये साइन 45 नहीं है, साइन यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे एक्सपेंड करूंगा, तो एक्सपेंड करने पर ये हमारा क्या बनेगा, फिर से यहाँ पे लिखते हैं H1/H2 इज इक्वल टू ये कॉस अल्फा मेरा साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो क्या से कह दूं मैं, कॉस अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस में 2 है भी तो माइनस में 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हमारा बनेगा क्या, फिर अपॉन में फिर से एक्सपेंड करते हैं, तो अपॉन में क्या बनेगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस का 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हमारा बनेगा। अब यहाँ से आपको पता है एक नियम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का जो होता है वो वैल्यू 1 होता है, तो मैं सिंपली इसका जो वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं सिंपली यहाँ पे पॉइंट पुट कर रहा हूँ। तो H1/H2 कितना बनेगा हमारा, H1/H2 जो है 1 माइनस में 2 कॉस अल्फा, 1 माइनस में 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और अपॉन में ये कितना बनेगा, अपॉन में ये भी 1 प्लस 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथ ज़्यादा है, तो यहाँ से H1/H2, अब मैं क्या कह दूं कि ये 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा को मैं मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो साइन 2 थीटा लिखते हैं, तो मैं क्योंकि ऑप्शन इस तरह से है नहीं, तो मैं बेटर होगा कि मैं लिख देता हूँ इसे 1 माइनस साइन 2 अल्फा, क्योंकि 2 साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसी तरह से अपॉन में, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है नहीं मतलब एक भी, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो 1 प्लस में साइन 2 अल्फा, क्या हमारा यही आंसर हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन 2 अल्फा, 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन 2 अल्फा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी at any instant of time is given as r vector is 5t square I cap minus 5t j cap meter. The magnitude and direction of velocity at t is equal to 2 seconds. ठीक है, मैं इसे करने की कोशिश करता हूं। मुझे r वेक्टर दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप, 5t स्क्वायर आई कैप, और ये माइनस में 5t जे कैप है। ठीक है, अब मुझे r वेक्टर दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जब मैं पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू ये डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ से, ये हमारा 10t आई कैप और ये माइनस में 5 जे कैप निकल के आएगा, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप वेलोसिटी निकालो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर उसका डायरेक्शन भी निकालो, तो मैं वेलोसिटी एट 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट 2 सेकंड, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 20 आई कैप और ये प्लस में 5 जे कैप। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फटाक से यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 20 का स्क्वायर 400 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 425 हो गया क्या, ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 425, तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड निकलेगा 425 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 400 निकाल लेते हैं हम दोस्तों। 425 का स्क्वायर रूट हम मैं 5 से करता हूँ, तो ये 5 8 5 ज़ा 40 और ये 2, तो ये 85 हो जाएगा। फिर से 5 से करता हूँ 17, क्या ये 5 रूट 17 हो जाएगा क्या,
हाँ ये 5√17 हो गया। तो 5√17 ये हमारा कितना निकल के आया, 5√17 मीटर पर सेकेंड। 5√17 मीटर पर सेकेंड आई गेस ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में। अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब अगर मैं डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी को आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना है 20 आई कैप, सॉरी प्लस में 5 जे कैप नहीं, ये माइनस में 5 जी, ये माइनस होगा ना, ये हमारा माइनस में 5 जे कैप होगा, ठीक है, ये माइनस में। अब अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ 20 आई कैप, तो वेलोसिटी 20 आई कैप इधर हो जाएगा और 5 जे कैप माइनस में, तो ये इधर हो जाएगा। यानी कि इधर जो हमारा वेलोसिटी है वो 20 है और उधर जो वेलोसिटी है वो 5 है। अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूँ तो डायरेक्शन निकालते हैं यहाँ से। अगर डायरेक्शन देखें ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं हम, तो यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे ये थीटा मान लेता हूँ। अब जब मैं ये थीटा मान रहा हूँ तो यहाँ से हमारा टेन थीटा कितना निकलेगा, टेन थीटा वुड बी इक्वल टू, क्या ये 20/5 हो जाएगा क्या, 20/5 दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारा यहाँ से जो टेन थीटा निकल के आया है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो ये थीटा आएगा हमारा टेन इनवर्स ऑफ 4, टेन इनवर्स ऑफ 4। लेकिन ये जो थीटा निकाला वो कहाँ से निकाला, हमने नेगेटिव वाई एक्सिस से निकाला है ना, ये थीटा जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो हम कहते हैं कि जो थीटा होगा वो टेन इनवर्स ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। फर्स्ट ऑप्शन में वेलोसिटी हमारा 5√17 है और जो एंगल है वो टेन इनवर्स 4 विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। An object of mass m is projected from origin in a vertical xy plane at an angle of 45 degree with the x-axis with an initial velocity v naught. ठीक है। The magnitude and direction of the angular momentum of the object with respect to origin when it reaches the maximum height. ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को करें तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम से। इससे मैं डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारा बॉडी कुछ ऐसा चल रहा है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो जब हमारा बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होगा ना, तो मैक्सिमम हाइट पर बॉडी के पास एक ही वेलोसिटी होता है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होता है ना। बस एक ही वेलोसिटी होता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होता है। इसे कितने से फेंक रहा है, v0 से फेंक रहा है। तो मैं इसे v0 से फेंक देता हूँ पहले, और वो 45 डिग्री फेंक रहा है, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। तो इसे v0 से फेंका जा रहा है, ये मैंने v0 शो कर दिया। और ये 45 डिग्री से फेंका, क्वेश्चन में दिया हुआ है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो ये 45 डिग्री से थ्रो किया जा रहा है। मतलब ये वाला जो हमारा एंगल है दोस्तों दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री है ना। ये 45 डिग्री है। अब ऐसा करता हूँ मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो हमारा जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, वो कितना हो जाएगा, v0 cos 45। तो हमारा ये v0 cos 45, मैं थोड़ा सा उसे ऊपर ही ले जाता हूँ, बेटर रहेगा। चलो, ये हमारा कितना, v0 cos 45 हो जाएगा। तो v0 cos 45 दैट इज इक्वल टू v0/√2 हो जाएगा क्या, v0/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो भी कितना, v0 sin 45 हो जाएगा क्या, ये हमारा v0 sin 45 हो गया। v0 sin 45 क्या, ये v0/√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा क्या, v0/√2 पर सेकेंड जो है हॉरिजॉन्टल भी है और वो वर्टिकल भी है। अब अगर आगे क्वेश्चन पढ़ें तो मुझे बताना है कि एंगुलर मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन व्हेन इट टचेस द मैक्सिमम हाइट। मुझे इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इस पॉइंट पर अगर एंगुलर मोमेंटम निकाला तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। लेकिन मुझे यहाँ पे डायरेक्शन के साथ निकालना, तो सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज m, राइट, और ये r क्रॉस b होता है क्या, r क्रॉस b। तो मुझे क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पर मुझे वेलोसिटी पता होना चाहिए, ठीक है, और जो मुझे m पता है और मुझे ये पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ। अब अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं तो पोजीशन वेक्टर मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना तो सबसे पहले मुझे एस एक्स निकालना पड़ेगा, फिर एस वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं इस पॉइंट का तो सबसे पहले एस एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्स में कोई एक्सलरेशन नहीं है। सिंपली नहीं, एस एक्स निकालने से पहले मैं एक्स वाई निकाल लेता हूँ। आप ध्यान से देखोगे ना, एक पॉइंट यहाँ पे बड़े मजेदार की बात है कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर है उस समय वेलोसिटी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जो है डायरेक्शन में वो जीरो है। तो मैं सिंपली कहता हूँ कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस में जी टी। अब क्योंकि
मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो मैं इसे जीरो पुट कर रहा हूँ। और यू वाई कितना था हमारा, यू वाई वी नॉट बाय रूट टू था, तो मैं वी नॉट बाय रूट टू, ठीक है, माइनस में जी टी। तो यहां से जो हमारा टाइम निकल के आएगा ना, दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट टू जी टी निकल के आया। मतलब ये इतने टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो वी नॉट बाय रूट टू जी है। अब वी नॉट बाय रूट टू जी है, तो इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक भी लगेगा, मतलब इतना डिस्टेंस अब निकाल लेता हूँ कि वी नॉट बाय रूट टू जी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसे मैं एस एक्स कह रहा हूँ, मैं एस एक्स कह रहा हूँ। तो एस एक्स क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड वी नॉट बाय रूट टू है, तो मैं वी नॉट बाय रूट टू और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हमारा, टाइम मैंने निकाला है वी नॉट बाय रूट टू जी, तो मल्टीप्लाई बाय वी नॉट बाय रूट टू जी। तो यहाँ से जो हमारा एस एक्स निकल के आया दैट इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में टू जी निकल के आया। क्या ये हमारा एस एक्स निकल गया। अब मुझे इस कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट का, तो ये हमने निकाल लिया एस एक्स, अब मुझे बारी है इसका निकालने की। क्या ये एच मैक्स के बराबर होगा क्या, अब यहाँ से मैं सिंपली एच मैक्स जो होगा वही एस वाई होगा, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि एच मैक्स इज इक्वल टू एस वाई हो जाएगा हमारा। और ये हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो हमारा यू स्क्वायर कितना हमारा वी नॉट था, तो वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 यानी कि वन अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, यानी कि ये वन अपॉन टू हो जाएगा। तो मैं इसे टू से डिवाइड कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई में कितना टू जी होता है क्या, तो इसे मैं वन अपॉन टू जी कर रहा हूँ। यानी कि हमारा यहाँ से कितना वी नॉट स्क्वायर अपॉन फोर जी हो गया, यानी कि जो हमारा एस वाई हो गया वो वी नॉट स्क्वायर अपॉन फोर जी हो गया। अगर मैं पोजिशन वेक्टर को लिखने की कोशिश करूँ तो क्या मैं कह दूं पोजीशन वेक्टर को एस एक्स आई कैप, यानी कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू जी आई कैप, ठीक है, और ये प्लस में एस वाई जे कैप, यानी कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन में फोर जी वाह जे कैप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर वेक्टर निकल गया और मैं वी मतलब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना है, ये तो जितना इनिशियल वेलोसिटी रहेगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट विल रिमेन, आई मीन ऑलवेज रिमेन सेम इन थ्रू आउट द मोशन। तो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था इनिशियल, दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट टू, तो यही जो है वो मैक्सिमम हाइट पर भी रहेगा, तो वी नॉट बाय रूट टू है ना। क्या इसे मैं आई कैप कह दूं, कि आई कैप हमारे पास एम और आ गया है, हमारे पास एम क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर मैंने निकाल लिया, वी निकाल लिया। अब एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं फटाक से यहाँ से। तो हमारा जो यहाँ पे निकालता हूँ मैं, तो यहाँ से एल कितना हो जाएगा एम, ठीक है, वी क्रॉस आर हमारा सॉरी आर क्रॉस बी, तो हमारा आर कितना है, आर हमारा है ये वाला वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू जी आई कैप प्लस में वी नॉट स्क्वायर अपॉन में फोर जी जे कैप, ठीक है, क्रॉस, और हमारा v कितना है, v हमारा वी नॉट बाय रूट टू आई कैप है, तो वी नॉट बाय रूट टू आई कैप है हमारा। ये हो जाएगा कि अब यहाँ से अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, आई से आई जीरो हो जाएगा, और जे और आई करेंगे, आई और आई जीरो और जे और आई करेंगे तो जे और आई माइनस के देगा, क्योंकि आपको पता है ना ये आई जे और ये के, जे और कहाँ से मुझे जे और आई मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस के बन जाएगा क्या, तो मैं इसे कह रहा हूँ ये बन जाएगा हमारा वी नॉट क्यूब अपॉन में फोर रूट टू जी हो जाएगा, और ये माइनस का के कैप हो जाएगा, माइनस का के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो हमारा यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा एम वी नॉट क्यूब अपॉन में फोर रूट टू जी, आई गेस थर्ड सॉरी डी ऑप्शन इज करेक्ट, और नेगेटिव जेड एक्सिस क्योंकि माइनस के कैप है, तो मैं कह दूं यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, बार बार मैं ऑप्शन कह रहा हूँ। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ से, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो चलो ये कुछ ऐसा है। अब बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया, तो इसका जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है, कितने एंगल पे फेंका गया, 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया है, 60 डिग्री एंगल पर फेंका गया है। और आपको पता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है, तो जो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगा क्या वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी, तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट वुड बी इक्वल टू 20 cos 60, क्या मतलब ये हमारा जो होगा 20 cos 60,
20 cos 60 दैट इज इक्वल टू 20 cos 60 मतलब ये कितना 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या, cos 60 sin 31/2 ये 10 मीटर पर सेकंड के निकल के आया है। तो जो हमारा मैक्सिमम हाइट पर जो एक ही सिंगल वेलोसिटी होगा दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगा। यानी कि मैं कह दूं कि ये वाला जो वेलोसिटी हो जाएगा ये भी 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा हमारा, ये 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब मुझे क्वेश्चंस में कह रहा है कि आप काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज निकालो ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसमें काइनेटिक एनर्जी को K1 कह देता हूँ और जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी से K2 कह देता हूँ। तो अगर मैं K1 निकालूं मतलब काइनेटिक एनर्जी एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सॉरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये यहाँ से कितना हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो यानी कि हाफ m कितना है 100 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 पे पावर टू दी -3 हो जाएगा। और हाफ एम वी स्क्वायर, वी हमारा कितना है मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में ये 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा K1 कितना निकल के आएगा, K1 जो हो जाएगा ये कैंसल आउट, तो हमारा 40/2 यानी ये 20 निकल के आया 20 जूल, हमारा K1 निकल गया। अब K2 निकाल लेता हूँ, K2 मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी वो K2 कितना 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय मास 100 इंटू 10 पे पावर टू दी -3 इंटू वी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है हमारा 10 है क्या, तो 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से देखें तो हमारा कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि K2 जो होगा हमारा ये हमारा 5 हो जाएगा 5 जूल। अब कितना डिक्रीज हुआ है, पहले 20 जूल था अब हमारा 5 जूल हो गया, पहले 20 जूल था काइनेटिक एनर्जी अब हमारा 5 जूल हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ, क्या मैं कह दूं हमारा जो डिक्रीमेंट हुआ है K1 माइनस में K2 दैट इज इक्वल टू 20 -5, तो हमारा कितना डिक्रीमेंट हुआ दैट इज इक्वल टू 15 जूल। कौन सा ऑप्शन आएगा 15 जूल, आई गेस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। ये बेसिकली हमारा काइनेमेटिक्स का सारा एमसीक्यू वाला पार्ट था और एमसीक्यू वाले पार्ट हमने कर लिए हैं और मैंने न्यूमेरिकल वाले पार्ट का वीडियो काइनेमेटिक्स चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, तो आप वो भी देख लेना। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।